नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज 8 बरस हो गए इस सिलसिले को जिसका नाम लल्लन टॉप है। कितने सवाल पूछे गए, ये नाम क्यों, लल्लन टॉप का मतलब क्या होता है। ये जो देश भर में तुम और तुम्हारे साथी भटकते हो, कभी चुनाव के बहाने, कभी किसी और घटना के, तो क्या ज़रूरत है। ये भाषा कैसी कर रहे हो, जैसे बोलते हो तुम लोग वैसे ही कैमरे के सामने आ जाते हो। ये तुम्हारी पोशाकें स्क्रीन जैसी क्यों नहीं हैं, कभी कुर्ता और सदरी पहन के, कभी गमछा डाल के, क्योंकि यही लल्लन टॉप है। ये रॉ है, ये रियल है, ये रिलेटेबल है आपकी वजह से। ये स्पष्ट है, ये सरल है, ये सरस है आपकी वजह से। एक सपना देखा गया था जिसे आपने शक्ति दी और उसी के दम पर पत्रकारिता का ये कारवां आगे बढ़ रहा है। कभी गलती हुई तो आपने डांट लगाई, कभी इल्ज़ाम लगे तो आपने हमारी बिना पर मोर्चा लिया, कभी कुछ प्रोग्राम अच्छे लगे तो आप हमारे साथ रोए, आप हमारे साथ हंसे, आपने हमें शाबाशी दी। कभी कहीं कुछ कमी रही हो तो आप मेल लिखकर, मैसेज कर कर बताया। कभी किसी ने लल्लन टॉप पर लांछन लगाया तो आपने उसे दुरुस्त किया। ये आपका भरोसा है जो लगातार हमें शक्ति देता है और इसीलिए हिंदुस्तान की पत्रकारिता का ये सिलसिला आपके सहयोग से आगे बढ़ रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भारत के लिए आज का दिन बेहद राहत और उम्मीद से भरा रहा। कतर की जेल में बंद जिन भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा दी गई थी, उसे अब कैद में बदल दिया गया है। ये कैसे संभव हुआ, किन प्रयासों से, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना रोल है, इस पर बात करेंगे। साथ ही चर्चा होगी रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कंप्लेन अदालत में दायर की और इसमें आया प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट का नाम। पूरा मामला क्या है, कैसे बार बार एक ही जमीन के दाम में फेरबदल करके दो लोगों के बीच बेचा खरीदा गया, लंदन में प्रॉपर्टी को लेकर क्या खेल हुआ, इन सब के जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले दिन की सुर्खियां। सबसे पहले जानकारी कोरोना के बढ़ते आंकड़े की। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 702 नए पॉजिटिव मामले कंफर्म हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार 28 दिसंबर को कोविड-19 के मामलों में आए उछाल की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6 मरीजों की मौत हुई, जिसमें 2 महाराष्ट्र से और एक कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से। इसके साथ देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 4097 हो गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश भी आए। कर्नाटक सरकार ने कोरोना मरीजों के नज़दीकी संपर्क वाले सभी लोगों को कोविड टेस्ट कराने की हिदायत दी जिनमें इस बीमारी के कोई भी लक्षण है। दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल के सचिव डॉक्टर ए के भल्ला ने कोरोना और इन्फ्लुएंजा जैसे सांस से जुड़े दूसरे संक्रमण के मामलों में उछाल को देखते हुए मास्क पहनने की सलाह दी। अगली सुर्खी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराया। इस कार्यक्रम के कुछ देर बाद कांग्रेस की एक रैली थी महाराष्ट्र के नागपुर में और इसका बहाना भी स्थापना दिवस था। राहुल गांधी माइक पर आए और कहा, इंडिया और एनडीए में विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई के बाद राहुल गांधी ने भाजपा के सांसद का यूं जिक्र किया, बीजेपी में गुलामी चलती है। जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। हमारी कोई सुनता नहीं है। ऊपर से ऑर्डर आता है, मतलब जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे, ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है। अच्छा लगे ना लगे, चॉइस नहीं होती। फिर माइक पर आए खड़गे, उन्होंने कहा, नागपुर से जन्मी आरएसएस ने देश को बर्बाद कर दिया। पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं और ये जो
संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया, वो भी खत्म हो जाएगा। एक सुर्खी बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से भी जुड़ी है। अब तक गठबंधन से बीएसपी दूर थी, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद मलूक नागर ने कहा बसपा को गठबंधन में लाना है तो बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना होगा। मलूक नागर यूपी के बिजनौर से सांसद हैं। जो ये डाका डाल के 6 राजस्थान में हमारे विधायक ले गए, चोरी करके जो 7 विधायक हमारे मध्य प्रदेश में ले गए थे, हम सपोर्ट कर रहे थे इन सरकार को, और 3 छीना झपट्टी करके उत्तराखंड में ले गए थे, उसकी माफी मांगे, प्रधानमंत्री कुमारी बहन मायावती को डिक्लेयर करें और 13.5% हमारा वोट जो यूपी में 40 के करीब एसपी और आरएलडी को था और जो 44 के करीब बीजेपी को था, हमारा इधर मिलेगा। कांग्रेस का 1.5% मिलेगा। यूपी में बिल्कुल एकदम नए नज़ारे होंगे। 60 से ज़्यादा सीटें गठबंधन की आएंगी और पूरे देश का जो 20-22% दलित वोट है इकट्ठा होकर आके आएगा और एकदम 100% बीजेपी को फिर हराया जा सकता है, नहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है। अगली सुर्खी बिहार से खबरें चल रही थी कि वहां सत्ताधारी गठबंधन की एक पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और इसके अलावा पार्टी के सबसे बड़े नेता और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच खटपट है। खबर यह भी कि लल्लन सिंह का इस्तीफा हो सकता है और इनके बीच दिल्ली में जेडीयू की बैठक हुई। सुबह सुबह पटना से नीतीश कुमार आए। दिल्ली में उनके स्वागत के लिए लगाए गए पोस्टरों में लल्लन सिंह की फोटो नहीं थी। मीडिया टेंशन के बाद एक स्टैंड ही लगा। मीडिया वालों ने नीतीश से पूछा क्या लल्लन इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने ये कहा मतलब नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। फिर यही सवाल जब लल्लन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने भड़क कर ये बयान दिया। ये परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो एक है और एक रहे। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता आप अध्यक्ष बने रहेंगे सर, आप अध्यक्ष बने रहेंगे। हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। फिर टीवी पर मीटिंग के सीन आए। जेडीयू ऑफिस में नीतीश और लल्लन एक साथ दाखिल हुए और एक साथ निकले। स्थिति को साफ किया पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने। सब प्रचार झूठे हैं, भ्रामक हैं, मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। लल्लन सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज भी अध्यक्षता की है, वो कल भी करेंगे और बाकी बैठक कल 11:30 बजे होगी वीपी हाउस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, फिर 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की होगी और जो उसमें निर्णय लिए जाएंगे उससे आपको अवगत कराएंगे। सुर्खियां समाप्त, अब बारी बड़ी खबरों की। 26 अक्टूबर 2023 इस दिन एक खबर सामने आई। इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सजा क्यों दी गई, आरोप क्या थे, सुनवाई क्या हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं थी। बस ये फरमान से सामने आए। अधिकारी थे कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश गोपा कुमार। ये सभी रिटायर्ड अधिकारी हैं। 2 महीने के भीतर इनकी सजा पलट गई है। 28 दिसंबर के दिन कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने इनकी सजाए मौत को कैद में तब्दील कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की, एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा फैसले की और डिटेल्स का इंतजार है, हम परिजनों से संपर्क में हैं। इस केस की संवेदनशीलता और गोपनीयता का ध्यान रखते हुए इस मामले पर अभी ज्यादा टिप्पणी करना सही नहीं होगा। आज जब कतर की कोर्ट ऑफ अपील में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, उस समय कोर्ट रूम में भारत के राजदूत और 8 पूर्व नेवी अफसरों के घर वाले मौजूद थे। भारत ने इस केस के लिए स्पेशल काउंसिल भी नियुक्त किए थे। ये केस क्या है पहले भी बताया है, एक बार और संक्षेप में जानते हैं। ये 8 पूर्व नौसेना अधिकारी कतर में मिलिट्री एडवाइजर यानी फौजी सलाहकार थे, पर युद्ध नहीं लड़ते, ये सेनाओं को ट्रेनिंग देते हैं। इन अधिकारियों ने कुछ साल पहले भारतीय नौसेना से VRS यानी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। इस सेवानिवृत्ति के बाद इन लोगों ने देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की कंपनी में काम करना शुरू किया। ये कंपनी कतर की नौसेना के साथ काम करती है। इसमें ट्रेनिंग, साजो सामान का रखरखाव आदि शामिल था। 8 अधिकारी देहरा ग्लोबल की ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा थे। 30 अगस्त 2022 की रात इन अधिकारियों को उनके घर से बिना कारण बताए उठा लिया गया। परिजनों से 1 महीने बाद बात हुई और अक्टूबर 2022 में दूतावास का एक्सेस मिला, यानी भारतीय दूतावास का अधिकारी अरेस्ट के लगभग 1.5 महीने बाद इनसे मिल सका।
फिर इनके कथित अपराध की कहानी छनकर सामने आने लगी। दावा किया गया कि इन अधिकारियों ने जासूसी की है। दरअसल कतर अमीरी नेवल फोर्स यानी कतर की नौसेना ने इटली से एक U-212 पनडुब्बी खरीदी थी। कतर के पास पैसा तो बहुत, लेकिन आधुनिक सबमरीन चलाने और रखरखाव से जुड़ी तकनीकी की दक्षता उनके पास नहीं थी। इसलिए भारतीय नौसेना के पास इस काम का 5 दशकों से जो अनुभव था उसका लाभ उठाने की कोशिश की गई यहाँ से रिटायर्ड हुए अधिकारियों के वास्ते। भारतीय सेना से जो रिटायर होते हैं उनकी पूछ उनकी तकनीकी दक्षता की वजह से, उनकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की वजह से हर सेक्टर में होती है। ऐसे ही इन अधिकारियों को VRS के बाद देहरा ग्लोबल में शामिल किया गया और फिर देहरा ग्लोबल पनडुब्बी वाले काम में कतर की नौसेना की मदद करने लगी। इस कंपनी ने कतर की नौसेना के लिए खूब काम किया। ऐसे में अचानक बात बिगड़ी कैसे, ये स्पष्ट नहीं, पर जो जानकारी सामने आई इसमें कहा गया कि पनडुब्बी की कम से कम कुछ खुफिया जानकारी इजराइल तक पहुंची। अब आप जानते हैं इजराइल और कतर बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सो कतर ने उन सब लोगों पर जांच बिठाई जो इस काम में शामिल थे। पर यह बात कतर की खुफिया एजेंसियों ने अपने तक रखी, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि कोई कार्रवाई हो रही है। और इसी की जद में भारत के पूर्व नौसैनिक आ गए। सटीक जानकारी नहीं है, पर सूत्रों ने दावा किया कि कतर ने भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से उस समय इंटरसेप्ट किया जब वो जानकारी इजराइल को लीक कर रहे थे। ये कतर का दावा है। उनके पास कार्रवाई का आधार उन्होंने बना लिया तो गिरफ्तारियां शुरू की। आधिकारिक तौर पर न कतर, न भारत और न इजराइल ने इस प्रसंग पर कुछ कहा है। मामला एक पनडुब्बी का था तो कतर की सरकार पब्लिकली कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसे में उनके दुश्मन देशों का शक यकीन में बदल सकता था। इसलिए एक बात जो कंसिस्टेंट रही वो ये मामले में वो है पूरी जानकारी का अभाव। मामला किन चरणों से होकर अदालत गया, क्या जांच हुई, क्या सबूत पेश हुए, ये भी पता नहीं चला। फिर अक्टूबर 2023 में मौत की सजा का फरमान आ गया और इसके बाद टाइमलाइन क्या रही। सजा के बाद अक्टूबर-नवंबर 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन अधिकारियों के घर वालों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया भारत इन्हें छुड़ाने के लिए सारे प्रयास कर रहा है। 7 नवंबर 2023 को भारतीय दूतावास को फिर से इन अधिकारियों से मिलने का मौका मिला। 9 नवंबर को विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया इस सजा के खिलाफ अपील दायर की और वकीलों की टीम के पास सारे सबूत और जानकारियां मौजूद हैं। 23 नवंबर भारत की याचिका को कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने स्वीकार किया। 3 दिसंबर कतर में मौजूद भारत के एम्बेसडर विपुल शुक्ला ने 8 पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की। 28 दिसंबर कतर की अदालत ने सजाए मौत को कम किया, यानी कैद में बदला। कितनी कैद अभी जानकारी नहीं आई। पत्रकार बताते हैं कि कुछ और भी बातें पर्दे के पीछे हुई। 1 दिसंबर के दिन COP28 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर यानी चीफ रूलर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मिले। इसके बाद मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात हुई, कतर में रहने वाले भारतीय नागरिकों का हालचाल जाना। 8 नौसैनिकों को लेकर कोई बात हुई या नहीं, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या सब कुछ खांटी अदालती रास्ते से हुआ या भारत और कतर के बीच कुछ बैक चैनल टॉक भी हुए? सुनिए एक्सपर्ट्स को। भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है विदेश मंत्रालय अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि जो हमारे 8 नौसैनिक हैं जो वहां पर काम कर रहे थे उन्हें इस केस में किसी गलत तरीके से तो नहीं फंसाया गया है, इसको लेकर वो कोर्ट ऑफ अपील्स में अपनी बात रख रहे थे। लेकिन क्योंकि कतारी सरकार ने उन्हें सजाए मौत करार दी थी, क्योंकि एस्पियोनाज की यही वहां पर सजा है, तो लगातार जो भारत सरकार है और विदेश मंत्रालय है अपनी तरफ से और यहाँ पर जो उनके परिवार है उनकी तरफ से काउंसलर एक्सेस की अपील करते रहे, जिसको कतारी सरकार ने माना। जब COP28 हुआ था दुबई में, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कतारी अमीर है शेख तमीम, उनसे मुलाकात हुई थी वहां पर। और साइडलाइंस में जो वहां पर भारतीय कम्युनिटी रहती है उनके देखरेख और उनकी सुरक्षा और उनके वेलबींग को लेकर भी बातें हुई थी। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई थी ये उस दौरान हुई थी जब कतारी सरकार ने 8 नौसैनिकों को सजाए मौत करार दिया था। ये उसके बाद हुई थी मीटिंग। तो जायज सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और हमारी जो डिप्लोमेसी है यानी कि जो कूटनीति है वो भारत की तरफ से काम आई है। जेल में बंद इन अधिकारियों के परिजनों को उम्मीद है कि कैदी जल्द भारत आएंगे और इसके लिए वो हवाला दे रहे हैं भारत कतर के बीच दिसंबर 2014 में हुई कैदी प्रत्यर्पण संधि का, जिसके तहत भारत या कतर का कोई कैदी एक दूसरे के देश में बंद हो जाता है तो उस कैदी को उसके देश प्रत्यर्पित किया जा सकेगा और वो अपराधी वहां अपने परिवार वालों के पास अपनी सजा पूरी करेगा। लेकिन संधि को भुनाने का रास्ता कैसे तय होगा, सुनिए जानकार से। जो परिवार है भारत में उनके, वो दोबारा से काउंसलर एक्सेस की कोशिश करें और एक एप्लीकेशन की कोशिश करें कि जो 8 नौसैनिक ऑफिसर्स हैं जितना उनको सेंटेंस वहां पर कतार में सर्व करना है उसके बजाय वो भारत आके सर्व कर सकें। और ये हो सकता है क्योंकि भारत और कतर के बीच
ट्रीटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स है, जहां पर अगर आप कतार सरकार के मुताबिक वहां पर मुजरिम है तो वहां का जो सेंटेंस है वो यहाँ आकर आप सर्व कर सकते हैं, बशर्ते आप एक एप्लीकेशन दे वहां पर कतारी सरकार को, और कतारी सरकार और वहां की कोर्ट को वो एप्लीकेशन में कोई मिसडूइंग या फिर कोई गलत चीजों का कोई शक नहीं होना चाहिए। और अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं तो ये हो सकता है कि ये जो 8 हमारे नौसैनिक हैं वो भारत आकर जो ये अपना सेंटेंस है वो सर्व कर पाए। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त भारत सरकार और जो विदेश मंत्रालय है इसी दिशा में आगे बढ़ने जाने वाली है। उम्मीद है इस केस में और बढ़त हासिल होगी और हमारे रिटायर्ड सैनिक जल्द देश वापस आएंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रियंका गांधी और उनके पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका और रॉबर्ट का नाम आया ईडी की सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में। ये एक तरह का प्रार्थना पत्र होता है जो जांच एजेंसियां अदालत में दायर करती हैं। जिक्र होता है कुछ आरोपों और आरोपियों का जिन पर केस चलाया जा सकता है। ये कंप्लेन ईडी ने 21 नवंबर 2023 को दिल्ली के राउस एवेन्यू के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने 22 दिसंबर को इस कंप्लेन का संज्ञान लिया और अब सामने आई है इसकी डिटेल। इसमें रॉबर्ट प्रियंका का नाम किसी आरोपी की तरह नहीं लिया गया है। प्रियंका का नाम जमीन खरीद के आरोपी से जुड़े होने के कारण लिया गया, जबकि रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया गया लंदन में मौजूद उस मकान में रुकने की वजह से जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदा गया, ये आरोप है। साथ ही ये भी आरोप कि उन्होंने इस घर का रेनोवेशन भी करवाया, यानी दोनों का नाम प्रमुख आरोपियों से जुड़ा होने के संदर्भ से लिया गया। अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ईडी के आरोपों के हवाले से ये जानकारी दे रहे हैं। साल 2018 ईडी ने साल स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी नामक कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा किया। इस कंपनी में रॉबर्ट वाड्रा निदेशक के पद पर काबिज थे। और छापेमारी क्यों हुई? दरअसल इस छापेमारी के लगभग 1 साल पहले मार्च 2017 में ईडी ने संजय भंडारी नाम के व्यापारी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। संजय डिफेंस डीलर है, रक्षा से जुड़ी चीजों का कारोबार जिसमें प्रमुखता से हथियारों का जिक्र होता है। संजय भंडारी पिछले साल 2016 से लंदन में है। साल 2020 में उसने राउस एवेन्यू की पीएमएलए कोर्ट में भगोड़ा होने का तमगा हासिल किया, यानी उसे घोषित कर दिया गया। अब 2 नाम और जान लीजिए जो इस कहानी में बार बार आएंगे। पहला है सीसी थम्पी का पूरा नाम चिरुवतुर चकुट्टी थम्पी। ईडी के आरोपों के मुताबिक थम्पी रॉबर्ट वाड्रा के करीबी हैं और इनकी कंपनी स्काईलाइट की प्रमोटर भी। लंबे समय तक संयुक्त अरब अमीरात में रहे। 2020 में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा नाम हरबंस लाल पाहवा का। पाहवा भी रॉबर्ट के करीबी और उनकी एक और कंपनी रियल अर्थ स्टेट्स में निदेशक भी रह चुके हैं। इन आरोपियों के बारे में और विस्तार से बता रहे हैं इंडिया टुडे के रिपोर्टर मुनीश पांडे। देखिए, संजय भंडारी एक ऐसे किरदार हैं जिनको बताया जाता है कि वो गांधी परिवार के काफ़ी करीबी हैं, खासकर के रॉबर्ट वाड्रा के। और संजय भंडारी के ऊपर आरोप यह है कि यूपीए एरा में जितने भी पेट्रोलियम के डील हुए थे या फिर डिफेंस के डील हुए थे वो सारे के सारे संजय भंडारी के थ्रू हुए थे। इस तरह के आरोप ईडी और इनकम टैक्स लगाती है। जो दावा करती है ईडी आज की तारीख में, उनका यह कहना है कि चाहे वो सैमसंग पिलाटस की डील ले लीजिए, चाहे वो डिफेंस डील ले लीजिए, सब कुछ संजय भंडारी की निगरानी में हो रहा था। और जो कमीशन होता था वो संजय भंडारी की या संजय भंडारी से जुड़ी हुई कंपनियां या फिर ऐसी कंपनियां जिनको कि विदेश में दिखाया जाता था लेकिन कहीं ना कहीं उनके तार संजय भंडारी से जुड़े हुए थे, ऐसे जो कमीशन था वो वहां तक पहुंचता था और पूरा का पूरा पैसा संजय भंडारी के पास में आता था। संजय भंडारी उन पैसों को रॉबर्ट वाड्रा के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल करता था। चाहे वो लंदन की प्रॉपर्टी की बात कर लीजिए, ईडी का दावा यह है कि लगभग 12 ऐसी प्रॉपर्टी संजय भंडारी ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए बनाई हैं जो कि लंदन में है, लेकिन ये अभी के लिए फिलहाल के लिए आरोप है। अगर एक लाइन में बोले तो जो कमीशन कमाया था यूपीए एरा में संजय भंडारी ने, उसका इस्तेमाल रॉबर्ट वाड्रा ने यहाँ पर ज़मीनों और विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए सब कुछ आरोप है। सीसी थम्पी के बारे में अगर बात करें तो सीसी थम्पी वो शख्स हैं जिन्हें बताया जाता है कि वो संजय भंडारी के करीबी हैं, रॉबर्ट वाड्रा के भी जानकार हैं। हरियाणा में उन्हें रियल एस्टेट बिजनेसमैन के तौर पे जाना जाता है। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का सौदा वो करते हैं। ईडी साल 2019 में सीसी थम्पी से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त जानकारी यह थी कि वो यूके में है। संजय भंडारी भी यूके में है। उनके खिलाफ में ईडी ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू करा दिया है। हाल ही में कोर्ट ने उनके एक्स्ट्राडिशन को लेकर यानी कि भारत में प्रत्यर्पण को लेकर ऑर्डर दिया था कि
संजय भंडारी को भारत में वापस भेज दिया जाए, लेकिन अभी तक प्रत्यर्पण हो नहीं पाया है। ईडी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से संजय भंडारी को हिंदुस्तान में लाया जाए। ठीक उसी तरीके से सीसी थम्पी जो है वह भी लंदन में है। उस वक्त खबर आई थी साल 2019 में कि उनका कुछ इलाज चल रहा है वहां पर, लेकिन फिलहाल के लिए यह जानकारी पूरी तौर पर हमारे पास में नहीं है कि सीसी थम्पी क्या ईडी के पास में कभी पूछताछ के लिए पहुंचे हैं, क्या वो हिंदुस्तान में है या बाहर है। आरोपियों के बारे में आपने जान लिया। अब केस पर वापस आते हैं। साल 2018 में जब ईडी ने रेड मारी, तब से रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के संबंधों की पड़ताल हो रही थी। कई मौकों पर रॉबर्ट से सवाल जवाब भी किए गए। ईडी को इस बात का भरोसा था कि ये सारा कुछ साल 2008 के पेट्रोलियम मंत्रालय की एक डील से जुड़ा था। तब देश में मनमोहन सिंह की यूपीए फर्स्ट वाली सरकार थी। इस साल गुजरात के दाइज में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन या ओएनजीसी एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा था। इसका एक प्रोजेक्ट सैमसंग इंजीनियरिंग लिमिटेड बना रहा था। सैमसंग ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सेंटेक इंटरनेशनल FZC को हायर किया। ये कंपनी संजय भंडारी की थी, लेकिन ये सब सैमसंग और ओएनजीसी के बीच डील फाइनल होने के पहले हो रहा था। कैलेंडर में दिसंबर 2008 आया। सैमसंग को अपने हिस्से के प्रोजेक्ट का ठेका मिला। फिर 13 जून 2009 सैमसंग ने सेंटेक को 49.9 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया, जो उस समय के कन्वर्जन रेट के हिसाब से मोटामाटी 23 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास था। जाहिर है कांग्रेस के शासनकाल में चीजें शांत रही होंगी, लेकिन साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो ईडी ने इस गतिविधि पर जांच शुरू की और कार्रवाई शुरू की। साल 2017 में जो केस दायर हुआ वो हमने आपको पहले ही बताया। 2020 में सीबीआई के इनपुट के आधार पर ईडी ने एक और केस दर्ज किया, जिसमें भंडारी को भी आरोपी बनाया गया। साथ में सैमसंग इंजीनियरिंग लिमिटेड और ओएनजीसी के कुछ अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया। अब इस मामले में ईडी का कहना है कि डील की वजह से भंडारी की कंपनी जो यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है, वहां पैसा पहुंचा। कैसे पहुंचा, इस बारे में ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई आरोप लगाए हैं। कहा कि भंडारी कंपनी को सैमसंग से जो पैसा मिला उसका एक बड़ा हिस्सा वॉर्टेक्स नाम की कंपनी के जरिए घुमाकर लाया गया और फिर इसी पैसे से संजय भंडारी ने लंदन के ब्रांस्टन स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी खरीदी। यह भी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की कंपनी स्काईलाइट FZE के पास है। ध्यान दीजिए, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि कंपनी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी है। सवाल यह कि कंपनी स्काईलाइट के पास पहुंची कैसे। यहाँ पर एंट्री होती है सीसी थम्पी की। सीसी थम्पी इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद इसमें लगभग 46 लाख रुपए से ज्यादा का रेनोवेशन किया गया। फिर भी साल 2010 में इस प्रॉपर्टी को थम्पी को उसी दाम पर बेचा गया जिस दाम पर खरीदा गया था, यानी रेनोवेशन का पैसा नहीं जोड़ा गया। और ईडी के आरोपों के मुताबिक ये जो काम हुआ उसे रॉबर्ट वाड्रा ने ही अपने सहयोगी सुमित चड्ढा के जरिए करवाया था। आसान तरीके समझें, एक सरकारी ठेके का पैसा रॉबर्ट वाड्रा कथित दोस्त के पास पहुंचा। इस दोस्त ने विदेश में प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें रॉबर्ट वाड्रा ने काम धाम करवाया। फिर वो प्रॉपर्टी अपने मूल दाम में उस आदमी को बेच दी गई जो वाड्रा की ही कंपनी में काम करता था। ये तो हुई विदेश की बात। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच का एक और सिरा फरीदाबाद में, और यहीं पर एंट्री होती है हरबंस लाल पाहवा की। हमने आपको पहले बताया वो वाड्रा की रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक रहे। ईडी के आरोपों के मुताबिक साल 2005 से 6 तक हरियाणा के फरीदाबाद में पाहवा ने 42 एकड़ जमीन खरीदी। खरीदने के एक आध महीने के भीतर ये सारी जमीन पाहवा ने अपने खरीदी दाम पर रॉबर्ट वाड्रा को बेच दी। इसके बाद साल 2010 के अक्टूबर दिसंबर में वाड्रा ने जमीन को टुकड़ों में पाहवा को वापस बेचा, लेकिन दाम बढ़ाकर 12 एकड़ जमीन का पहला सौदा वाड्रा ने खरीदा 32.4 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। पाहवा को बेचा गया 95 लाख में। 20 एकड़ की जमीन, इस पर दाम लगा 54 लाख का और पाहवा को बेची गई 1.55 करोड़ में। 10 एकड़ की एक जमीन वाड्रा ने खरीदी 26.5 लाख में, पाहवा को बेची 50 लाख में। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि जिस समय पाहवा ये जमीन खरीद रहे थे, लंदन में घर का काम देखने वाले थम्पी ने पाहवा को 50 करोड़ दिए। ये पैसा फरीदाबाद की बाकी लैंड डीलिंग में लगाया गया। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं मुनीश, जिन्होंने साल 2019 में इस मुद्दे पर एक वृहद इन्वेस्टिगेशन की थी। तो 2019 में हमने एक रिपोर्ट फाइल की थी। उसमें हमने इन्वेस्टिगेट किया था कि आखिरकार ईडी जिस मामले की जांच कर रही है उसमें ईडी के पास में क्या सबूत हैं और आयकर विभाग के पास में क्या सबूत हैं। जब हमने उस मामले की जांच शुरू की और जो डॉक्यूमेंट्स हमने जुटाए, उससे ये पता चला कि साल 2006 से 2010 के बीच में 2 लैंड डील हुई थी प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर। HL पाहवा ने साल 2006 में आरोपों के मुताबिक सस्ते दामों में जमीन को प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा को बेच दिया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसी जमीन को साल 2010 में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वापस पाहवा को बेच दिया था। आरोप यह लगा था कि सस्ते दामों पर जमीन को खरीदा गया, महंगे दामों पर बेचा गया और उसमें काफी पैसा कैश में भी दिया गया था, यानी कि पैसे को ब्लैक से व्हाइट करने का आरोप है। और मामले की शुरुआत कैसे हुई थी? साल 2017 में ईडी ने माफ करिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक छापेमारी की कार्रवाई की थी और छापेमारी के दौरान HL पाहवा के घर पर भी छापेमारी हुई थी। तो HL पाहवा के घर पे
छापेमारी के बाद कई सारे सेल डीड बरामद हुए। सेल डीड में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आया था। और इस समय केस में नाम आता है प्रियंका गांधी का। जिस जमीन की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इसका एक हिस्सा प्रियंका के नाम पर भी खरीदा गया था। बाद में उस जमीन को पावा को बेचा गया दाम बढ़ाकर। यानी आरोप है कि उनके नाम का इस्तेमाल हुआ उनके पति के कथित दोस्तों द्वारा। ये ईडी के मुताबिक है। सवाल है कि गांधी वाड्रा दंपति का पक्ष क्या है इसमें। कुछ मौकों पर जब भी रॉबर्ट वाड्रा मीडिया के कैमरों के सामने आए, उन्होंने किसी भी गलत काम में संलिप्तता से इनकार किया और कहते रहे कि उनके बिजनेस से जुड़े आरोप राजनीतिक हैं। लेकिन केस में बरसों से उनका नाम चल रहा है आरोपी नहीं, सहयोगी के तौर पर। अगर उन्होंने गलत किया, दोषी साबित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जितनी भी कड़ियां रॉबर्ट वाड्रा को जोड़ती हैं, उनमें से ज्यादातर कड़ियां हिंदुस्तान के बाहर हैं। चाहे वो संजय भंडारी की बात कर लीजिए, चाहे सीसी थम्पी की बात कर लीजिए, चाहे एचएल पहवा की बात कर लीजिए, ये सारे के सारे हिंदुस्तान के बाहर हैं। और ईडी का ये कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जिन किरदारों को वो ढूंढ रहे हैं, जो इस मामले में मुख्य भूमिका निभाए हैं, जिनके ऊपर मुख्य रूप से आरोप लगाए और जो कड़ियों को, पूरी चेन को रॉबर्ट वाड्रा से जोड़ सकते हैं, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो गांधी परिवार से जोड़ सकते हैं, उन कड़ियों को जोड़ने में मुश्किल इसके लिए हो रही है क्योंकि सारे के सारे हिंदुस्तान के बाहर हैं। और उसको लेकर ईडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी किसी तरह से एक्स्ट्राडिशन का जो रास्ता है वो निकाला जाए, डिपोर्टेशन का रास्ता निकाला जाए। लेकिन ये रास्ते काफ़ी लंबे होते हैं और इसी वजह से थोड़ा सा मामला लंबा खिंच रहा है ईडी की तरफ से। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात होगी कि अगर इस मामले को ईडी को पुख्ता तौर पे कोर्ट के सामने प्रूव करना है तो उनको ऐसे सबूत लेकर आने पड़ेंगे जो कि सीधे तौर पे ये बताएं कि हाँ, रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ गलत किया है या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ गलत किया है। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे हम आपको जल्द बताएंगे। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ निगहबानी और यकीन बना रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारा भी शुभ रात्रि।